So we have national income. We can calculate national income at two prices. First is at constant prices and second is at current prices. अब इस पे बेस ना न्यूमेरिकल्स आते हैं, 3 या 4 मार्क के न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं इस पे बेस, बिकॉज ये सिर्फ एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड है. So national income, we can calculate national income at two prices, at constant price and at current price. At current price, first, what is national income at current price? It means if goods and services are measured or are calculated at current prices is the price which is prevailing in that particular year. That is the current price. Is it clear? If goods and services, am I audible to everyone? Because आप लोगों की voice मुझे बहुत कम आ रही है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. If goods and services are calculated at current price, that is price that prevails in that particular year, is called as national income at current price. देखो क्लियर है? अगर हम लोग गुड्स और सर्विसेज को मेजर करते हैं करंट प्राइसेस के ऊपर, मतलब वो प्राइसेस जो मार्केट के अंदर प्रिवेल कर रहे हैं उस टाइम पीरियड पे, तो उस नेशनल इनकम को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस. क्लियर टू एवरीवन? मैम रिपीट करना. देखो 2020 में हमने जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं, अगर इनकी मेजरमेंट 2020 में जो भी इससे रिलेटेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नॉन फैक्टर्स इनपुट के प्राइसेस थे, उस पे मेजर किया गया इसे, तो उसे हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस. मतलब दिस इज इफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कैलकुलेटेड एट करंट प्राइस, दैट इज द प्राइस which prevails in that particular year is called as the current price. उस प्राइस पे अगर तुम गुड्स और सर्विसेज की मेजरमेंट करते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस. क्लियर बेटा? हु आस्क्ड मी? यस मैम. नोट करो इसे. कर लिया बच्चों नोट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. करंट प्राइस को, मतलब करंट प्राइस की नेशनल इनकम को हम लोग नॉमिनल इनकम भी बोलते हैं, नॉमिनल नेशनल इनकम. ठीक है? इट इज कॉल्ड एज नॉमिनल इनकम और नॉमिनल नेशनल इनकम. ये भी नोट कर लेना. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल इनकम और नॉमिनल नेशनल इनकम. नेक्स्ट इज नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस. कांस्टेंट प्राइसेस पे नेशनल इनकम मतलब जब हम कोई बेस ईयर लेके उस बेस ईयर के प्राइसेस पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं,
So that income is called as national income at constant prices. जैसे 2021 की नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, बट हमने यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस जो है वो एक बेस ईयर का प्राइस लिया है. तुम सब लोगों ने प्लस वन में स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स किया था, इंडेक्स नंबर. Yes, ma'am. तो इंडेक्स नंबर में हम क्या करते थे, एक करंट प्राइस होता था, याद है, और Yes, एक क्या ma'am. होता था, बेस प्राइस होता था. इसी तरह से Base करंट ईयर और बेस ईयर बताया था ना मैंने तुम लोगों को. Yes, ma'am. तो सेम वे हम लोग क्या करते हैं, अगर तुम्हारा बेस ईयर के प्राइसेस पे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा. 2020-21 में तुम 2011-12 के गुड्स के जो प्राइसेस थे उस पे इसे कैलकुलेट कर रहे हो नेशनल इनकम को, तो उस इनकम को हम बोलेंगे नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस. If goods and services are measured at price of base year, it is called as national income at constant prices. But so what is base year? What is base year? Base year एक normal year होता है which is free from the price fluctuation. Base year is a normal year which is free from the effect of change in prices. ठीक है, जिसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है प्राइसेस की, और नो फ्लक्चुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. ठीक है, तो अगर हम लोग बेस ईयर के प्राइसेस पे नेशनल इनकम के गुड्स एंड सर्विसेज मींस गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस. और बेस ईयर क्या होता है, वो ईयर हम एक ईयर मान के चलते हैं बेस ईयर जहां पे प्राइस से रिलेटेड कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे, प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं हो रहे, मतलब ना इन्फ्लेशन हो रहा है ना डिफ्लेशन हो रहा है, इसलिए हमने एक ईयर को बेस ईयर कंसिडर किया हुआ है. इज इट क्लियर? National income at current prices and national income at constant prices. Yes, ma'am. सबको क्लियर है? रिपीट तो नहीं करना बच्चे? No, ma'am. ओके, बेस ईयर की भी डेफिनेशन लिख लेना. अब नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस को हम लोग रियल इनकम भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रियल इनकम और रियल नेशनल इनकम. कर लिया नोट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बच्चों हमें ना इस पे बेस न्यूमेरिकल्स आते हैं, इससे रिलेटेड अभी और भी थ्योरी है वो मैं डिस्कस करती हूँ, पहले न्यूमेरिकल्स करते हैं. इस पे बेस और भी न्यूमेरिकल्स है. जैसे अब हमें जब भी इनकम कैलकुलेट करनी है ना, नेशनल इनकम, तो हम लोग कांस्टेंट प्राइसेस पे ही मेजर करते हैं, उसे करंट प्राइसेस पे नहीं करते. और अगर करंट प्राइसेस पे गिवन है ना, तो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू कांस्टेंट प्राइसेस बाय यूजिंग करंट प्राइस इंडेक्स. फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस is equal to national income at current price
divided by price index into 100. आप फॉर्मूले को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनल इनकम। Yes, और ma'am. नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस को क्या बोलते हैं? रियल इनकम इनटू 100, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और तुम्हें समटाइम्स इनकम की जगह पे जीडीपी भी दे सकते हैं, जीएनपी भी दे सकते हैं। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100 हो सकता है, या जीएनपी भी आ सकता है। फॉर्मूला नोट करो। Excuse me, ma'am. यस इशिका बोलो। मैम वो रिपीट करना, कौन सा बेटा? प्राइस इंडेक्स पे जब बोला था तो। प्राइस इंडेक्स का मैंने ये बोला था इशिका कि अगर हमें करंट प्राइस की नेशनल इनकम दी हुई है तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है कांस्टेंट प्राइस में बाय यूजिंग आवर करंट प्राइस इंडेक्स। अभी बताती हूँ करंट प्राइस इंडेक्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। कन्वर्जन ऑफ करंट प्राइसेस टू कांस्टेंट। So here P1 upon P0 into 100। अब P1 क्या होता है? प्राइस ऑफ द करंट ईयर। P0 क्या होता है? प्राइस ऑफ द बेस ईयर। ये किया हुआ है हमने +1 में इंडेक्स नंबर में। करो नोटिस से। मैम हाँ जी बेटा। मैम थर्ड पॉइंट एक बार दोबारा समझा। वैसे थर्ड पॉइंट में क्या है? देयर इज कन्वर्जन ऑफ करंट प्राइसेस टू कांस्टेंट प्राइसेस। हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड होगी क्वेश्चन में by using this price index formula, that is P1 upon P0 into 100. P1 is what? It is the price of the current year and P0 is what beta? It is the price of the base year. तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास प्राइस इंडेक्स आ जाएगा। दिस प्राइस इंडेक्स, इस प्राइस इंडेक्स से हम कन्वर्जन कर सकते हैं इजीली। अभी क्वेश्चंस करके दिखाती हूँ कैसे करेंगे क्वेश्चन। क्लियर है बेटा थर्ड पॉइंट? यस मैम। कर लिया बच्चों नोट? Yes, ma'am. अब बच्चों इंडिया के अंदर ना जो हमारा बेस ईयर है ना उसे 2011 और 12 माना जाता है। इंडिया के अंदर जो बेस ईयर फिक्स किया हुआ है दैट इज 2011 एंड 12। बट सीएसओ की जो न्यू नोटिफिकेशन थी उसके अकॉर्डिंग कहते हैं आप 2011-12 से वी हैव चेंज टू 2017 and 18। base year of India, it is 2011-12, but according to CSO कौन है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मीन्स जो इकोनॉमी से रिलेटेड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मेंटेन करते हैं। अभी ये नोटिफिकेशन था चेंजेस का बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। ये सिर्फ तुम्हें नॉलेज के लिए बता रही हूँ, इसका क्वेश्चंस में कोई यूज नहीं है, ना ही इससे रिलेटेड कभी कोई थ्योरी क्वेश्चन आता है। थोड़ी सी एनहांसमेंट के लिए है बस ये।
इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कुछ नहीं रहते हैं और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं आया कभी इस पे कोई। अगर आप सीएसओ की स्टडी में जाओ ना तो दैट इज वेरी डिटेल स्टडी कि बहुत लंबा इसका यूपीए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इसका काफी सारा एक अभी नोटिफिकेशन चल रहा है कि किस ईयर को चेंज किया जाना चाहिए। तो हम लोग अभी ये मान के चलते हैं कि 2011 और 12 को हम लोग बेस ईयर कंसिडर कर रहे हैं, बट इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन में कभी भी मेंशन नहीं होता कि 2011 और 12 के प्राइसेस को आपने बेस ईयर कंसिडर करना है। कर लिया बच्चों नोट? Yes, ma'am. अच्छा, मैं एक क्वेश्चन डिक्टेट कर रही हूँ, प्लीज लिखना उसे, देन आई शो यू द अनदर वन। क्वेश्चन लिखो बच्चों, इफ नॉमिनल जीडीपी इज 600, इफ नॉमिनल जीडीपी इज 600, मैंने दोनों फॉर्मूलाज लिखवाए थे ना, मैंने बताया इनकम की जगह पे हम जीडीपी और जीएनपी कुछ भी यूज कर सकते हैं। लिख लिया? एंड प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स ब्रैकेट में लिखो बेस 100, बेस 100 is 120, is 120. Calculate the real GDP. Calculate the real GDP. रिपीट करना क्वेश्चन, प्राइस इंडेक्स क्या था? किसने लिखा है क्वेश्चन? प्राइस इंडेक्स ब्रैकेट में लिखो बेस 100, प्राइस इंडेक्स बेस इज 100, मतलब हमने यहाँ पे बेस 100 लिया है, इज 120. कैलकुलेट रियल जीडीपी. अब क्वेश्चन क्या था? प्राइस इंडेक्स में हमने क्या फॉर्मूला यूज किया? नॉमिनल जीडीपी ओवर रियल जीडीपी इनटू 100. प्राइस इंडेक्स ऑलरेडी गिवन है, कितना? 120. नॉमिनल जीडीपी कितना था बच्चों? 600. Yes, ma'am. रियल जीडीपी, रियल जीडीपी कैलकुलेट कर लोगे आप? Yes, ma'am. करो जल्दी से. कर लिया? 500. 500 आएगा ना. 12 5 60 into 100, that is 500. तो मतलब ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता. 2-3 साल से रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी ही क्वेश्चंस आ रहे थे, जो एक 3 मार्क का न्यूमेरिकल रहता था, इसी पे बेस्ड रहता है, और आराम से तुम लोग इसमें 3 मार्क्स 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हो. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ रियल इनकम इज 400. बच्चों क्वेश्चन समझ आ गया ना सबको? दिस इज द सिंपलेस्ट वन. Yes, ma'am. If real income is 400 and price index is 105, calculate nominal income. Calculate. मैम एक बार रिपीट करना रियल इनकम के बाद से. हाँ, if real income is rupees 400 and price index is 105, calculate nominal income. मैम 420. Yes, 420. डन बच्चों? यस मैम. Yes, ma'am. अब मैं कुछ 10 ईयर के क्वेश्चंस है इससे बेस्ड जो आप लोगों को शो कर रही हूँ, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करो.
बच्चों ये सारे आपके 10 ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 145 ऑनवर्ड, 154 नहीं 153 तक आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, जल्दी से सॉल्व करो इन्हें। मैम कहाँ तक सॉल्व करने हैं? इशिका 153 तक। यस मैम।
मैम डन हम बेटा होगी मैम। ओके हो गए बच्चे सबको, सबके हो गए क्वेश्चन? अक्षय तुमने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा, क्योंकि उस टॉपिक से बिल्कुल डिफरेंट है, तो कर सकते हो तुम भी आराम से। I'm done. ओके बच्चे, let everybody done. complete it, then I'll tell you the answers. मैम डन Okay dear. मैम डन Good, those who have done. हो गया सबका? ठीक है, आंसर्स नोट कर लो। फर्स्ट इज 270, सेकंड इज 400, थर्ड Yes. इज 420, fourth is 220, and the next is 1000, then 110, then 112.5, then it is 625, लास्ट में तो लास्ट का आंसर कितना आ रहा है? 500. 500 500, सेम ही था वो क्वेश्चन है ना, which we have done already. ठीक है, आंसर्स करेक्ट है बच्चों? यस मैम यस मैम। मैम एक बार 151 का क्या आंसर बोला था आपने? 112.5 बेटा। यस मैम। ठीक है, अब इसमें नेशनल इनकम में तुम्हारा एक ये जीडीपी वाला टॉपिक था, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट एंड करंट प्राइसेस। एक क्वेश्चन और है, इसे भी solve करो।
ये यहाँ से तुमने क्वेश्चन रीड करना, द वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीएनपी। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। बच्चों इस क्वेश्चन में मेंशन है ना जीडीपी डिफ्लेटर, प्राइस इंडेक्स को ही हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं। प्राइस इंडेक्स इज आल्सो कॉल्ड एज जीडीपी डिफ्लेटर। मैम जीएनपी डिफ्लेटर। हाँ, जीएनपी भी बोलते हैं, जीडीपी भी बोलते हैं। ओके। मैम इसमें करना क्या है? क्या क्या गिवन है इशू का क्वेश्चन में, रीड करो उसे ध्यान से, बच्चे एक बार दोबारा बोलो क्वेश्चन। मैम जीडीपी गिवन है। कौन सा जीडीपी गिवन है? मैम कंट्रीब्यूशन वाला। कंट्रीब्यूशन वाला? यस मैम। और क्या गिवन है? एनएनपी कंट्रीब्यूशन, एनएनपीएफसी कंट्रीब्यूशन, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो पर्सनल इनकम भी गिवन है। कौन सा? अरे वो नहीं पढ़ना, नीचे वाला क्वेश्चन वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीएनपी से मैंने बोला था क्वेश्चन पढ़ो। ओके। हो गया बच्चों? किसका हो गया क्वेश्चन? मैम इसमें नॉर्मली प्राइस इंडेक्स ही निकालना ना। हाँ हाँ बिल्कुल, जीएनपी डिफ्लेटर हो, जीडीपी डिफ्लेटर हो, उसे हम प्राइस इंडेक्स ही बोलते हैं। मैम 83.33। 3.33 क्या वैल्यूज है बच्चे? नॉमिनल जीडीपी 2500 करो। नॉमिनल जीडीपी? जीएनपी, हाँ यस मैम। एंड रियल इज 3000। यस मैम। Nominal and at prices of base year what? Base year मतलब real है 3000, तो बस 2500 अपॉन 3000 into 100 कर दो, whatever is the answer.
नाउ हाउ द प्राइस लेवल हैज राइजन बिटवीन द बेस ईयर, कितने से प्राइस बढ़ गया? तो 1 मिनट सॉल्व करना क्वेश्चन को। हो गया बच्चों? करें आगे, टॉपिक हो गया सबका ये? हाँ, आंसर क्या है? आंसर मैंने इसको नोट नहीं किया इसका। आई टेल यू आफ्टर द क्लास। मैम फिर मैम 83.33 आ रहा है। यस मैम। कितना? 183? नो मैम नो मैम 83.33। यस तो मैम। ठीक है, सबका यही आ रहा है। इट इज करेक्ट, फॉर्मूला तो यही लगना है इसमें। अब देखो बच्चों, कौन कौन सी कुछ ऐसी टर्म्स है, मतलब जो मेजर टर्म्स हैं जो हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। आई एक्सक्यूज मी मैम, आपका माइक बंद हो गया है। सी नाउ आई एम ऑडिबल। यस मैम। यस मैम। ओके, तो बच्चों ये नेशनल इनकम में कौन सी आइटम्स एक्सक्लूडेड है, इस पे बेस्ड आपको रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो वो देखो, कोई भी क्वेश्चन इसमें रीजनिंग पे अभी आ सकता है 3 या 4 मार्क में, या तो आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं जो भी मैंने डिस्कस किए नेशनल इनकम के, या फिर ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट जो आइटम इंक्लूड नहीं होती नेशनल इनकम में वो क्या है? प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। अब ये कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस हैं? फर्स्ट इज your selling and purchasing of securities. Second is transfer payment of government. And private
ट्रांसफर पेमेंट्स। तुम लोगों ने शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज ये सुना है? अभी हम लोग अकाउंट्स में ये सारा टॉपिक करेंगे। जो कंपनी है ना, कंपनी शेयर्स और डिबेंचर्स पे बेस्ड है, थर्ड बुक और सेकंड बुक, तो उसमें हम ये सारा टॉपिक करेंगे। अब सबको इतनी नॉलेज है कि ये बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज होती क्या है, पेपर वर्क जो रहता है सारा, बोलो पता है सबको? शेयर्स और डिबेंचर्स और बॉन्ड्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. हाँ तो ये तो बोलो पता है कि नहीं पता, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट। सारे चुप होके बैठ गए। सबको पता है इसका मतलब? स्टिल नो रिप्लाई। हाँ मैम बता दो एक बारी। हाँ तो बस यही तो बोलना है बच्चे। बॉन्ड सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज क्या होता है? ये ना लाइक अ पेपर होता है। इससे रिलेटेड बिजनेस स्टडीज की भी टर्म्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो टॉपिक आता है पूरा, और अकाउंट्स में भी हम लोग करेंगे। शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में हम लोग क्या करते हैं? पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लोग अपना पैसा, अपना जो सेविंग होती है ना, वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इससे क्या होता है? ये शेयर जो होते हैं ना किसी कंपनी के होते हैं। तो जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स है वो अपने शेयर्स को इशू करते हैं, और जब वो शेयर्स को इशू करते हैं ना, वो पब्लिकली करते हैं, तो कोई भी उसे परचेज कर सकता है। और होता क्या इन शेयर्स पे? जैसे मान लो मैंने एबीसी कंपनी के 10,000 शेयर्स परचेज किए हुए, और ये कंपनी ये कहती है अगर इनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है तो इन शेयर्स पे मुझे रिटर्न मिलेगा। रेट ऑफ रिटर्न रहता है इनका 12%, 18%, 10%। हर एक कंपनी का अपना अलग अलग शेयर है। जिसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा रहता है उसके शेयर की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होती है। तो ये रिटर्न्स क्या होते हैं आपके लिए? आपका प्रॉफिट होता है। तो अगर मैंने 10,000 शेयर्स में इन्वेस्ट किया और मान लो मुझे इस 10,000 का कितना मिल रहा है? 12,000। तो ये 2,000 रुपीज जो मेरे लिए था वो क्या था? मेरा रिटर्न था। एंड दैट इज कंसिडर्ड एज माई प्रॉफिट ऑन माई इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट्स पे जो रिटर्न मिलता है दैट इज माई प्रॉफिट। अब ये सारी जो शेयर्स होती है, अगर मैंने 10,000 के शेयर्स खरीदे हैं किसी भी कंपनी के, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे। समझ आया? यस मैम। Yes, ठीक है। ma'am. बाकी बाकी इसका जो डिटेल रहता है ना बच्चों, शेयर्स, बॉन्ड्स, शेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग अकाउंट्स में करते हैं, लेकिन शेयर से रिलेटेड जो थ्योरी है, जो सेबी जो इस मार्केट को रेगुलेट कर रही है, वो तुम सारा बिजनेस स्टडीज के पार्ट बी में पढ़ोगे। 9th और 10th चैप्टर जो है आगे, वो इसी से रिलेटेड है सारा बिजनेस स्टडीज का। तो मतलब अभी ये याद रखना कि किसी भी टाइप की गवर्नमेंट, अब ये शेयर्स ना गवर्नमेंट कंपनीज भी इशू करती हैं, प्राइवेट भी करती हैं और गवर्नमेंट भी करती है। तो अगर गवर्नमेंट इशू करेगी तो उसे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं, और अगर प्राइवेट वाले करेंगे तो प्राइवेट सिक्योरिटीज होती हैं वो। उन सिक्योरिटीज में तुम्हें कोई एग्जिस्टेंस नहीं मिलेगी कि तुम्हें कोई फिक्स्ड एसेट पकड़ा रहे हैं वो लोग। एक पेपर वर्क होता है, एक पेपर पे वो मेंशन किया होगा दैट रुचि हैज परचेज्ड 10,000 shares of this and this company at this rate and this will be the rate of return। तो वो पूरा साइंड एक पेपर होता है। तो मतलब इसकी कोई एक एग्जिस्टेंस नहीं होती है। अगर तुम अकाउंट्स के टर्म्स में ट्रीट करो तो इन सबको हम लोग करंट एसेट ट्रीट करते हैं, बिकॉज इसका लिक्विडेशन जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। लिक्विडेशन समझते हो ना? कैश में कन्वर्ट कर लिए जाते हैं इजिली। तो जितने ये शेयर्स, बॉन्ड और सिक्योरिटीज है, हम उसे करंट एसेट में ट्रीट करते हैं। अब ये जो भी मार्केट में सेलिंग और परचेजिंग होती है सिक्योरिटीज की, शेयर्स की, बॉन्ड्स की, उसे हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? एनी डाउट? No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. सेकंड इज, हाँ बोलो। नो बोला था? क्या बोला था? नो ही बोला था Ma'am, ना no ही सभी? बोला था. ठीक है, बिकॉज वो मैं एकदम से बोल पड़ी ना, वॉइस क्रैक कर गई थी। ट्रांसफर पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट, क्या है ट्रांसफर पेमेंट? जल्दी बताओ, ये तो बताया हुआ है। व्हाट आर द ट्रांसफर पेमेंट्स? हाँ सांची बोलो। अब
अब सांची कहेगी मैम भूल गई, है ना सांची? क्या? ये तो बोल दे मैम भूल गई। मैं भूल गई। सच्ची है। देखो बच्चों, हाँ रिया, रिया ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होता है रिया? ये भी भूल गई, भूल गई ना रिया? मैम जो जिनमें ये यूनिलेटरल पेमेंट्स होती हैं। Yes, correct. These are the unilateral transfers. Means these are the one-sided transactions. One-sided transaction मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है? ओल्ड एज पेंशन वो प्रोवाइड कर रही है, तो उससे कोई गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है? या फिर गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड की है, या गवर्नमेंट ने किसी को चैरिटी दी है, या कोई फाइनेंशियल हेल्प फ्री प्रोवाइड की है, तो वो सब क्या है? ट्रांसफर पेमेंट्स। मतलब ट्रांसफर पेमेंट्स या ट्रांसफर इनकम दोनों चीजें हो गई, उसे हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। अब ये मत कहना कि इंडिया की गवर्नमेंट को यूएस के थ्रू 2 करोड़ की अगर ट्रांसफर पेमेंट हुई है, फाइनेंशियल हेल्प हुई है, तो हम कह रहे हैं जी हमारी नेशनल इनकम बढ़ गई 2 करोड़ से। क्यों? वो इंक्लूड नहीं होगी। ऑलवेज रिमेंबर, ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्लियर? यस मैम। बाकी सबको क्लियर है ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होता है? यस मैम। ठीक है, अगर हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, वो भी ट्रांसफर पेमेंट्स है। प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट्स, ये तो होगी थी गवर्नमेंट की। प्राइवेट मतलब प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट्स, तुम लोगों को घर में पॉकेट मनी मिल रही है, या फिर बड़ा भाई बहन आपस में छोटे भाई बहनों को कोई गिफ्ट दे रहा है, तो वो सब क्या है? वन साइडेड है। इट इज डन प्राइवेटली, मींस गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पे, तो ये भी क्या है? प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट्स। इसे भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में। मान लो रिया को उसके बड़े भाई ने 10,000 रुपीज दे दिए, ठीक है? उसने उसे गिफ्ट दे दिया 10,000 रुपीज। अब रिया ये थोड़ा ना कहेगी कि ये मेरी इनकम हो गई 10,000। नो, इट इज नॉट इनकम, सो इट इज ट्रांसफर पेमेंट ओनली, ट्रांसफर इनकम ओनली। क्लियर बेटा? यस मैम। तो प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ये नहीं आती बिल्कुल भी। नोट कर लिया इसे? नोट कर लो इसे। प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में वी हैव अनदर थ्री ट्रांजैक्शंस: सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रांसफर पेमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट्स। जल्दी से नोट करो इसे। मैम एक बार सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज बताना फिर से। सेलिंग एंड परचेजिंग सिक्योरिटीज समझ आया था? इशिका क्या था? सिक्योरिटीज समझ आया था? मैम फिर से बता दो। देखो सिक्योरिटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है बच्चे? इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? सिप्स में पैसा लगाते हैं, किसी भी फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मेनली जितनी भी गवर्नमेंट बॉन्ड, सुनो बच्चे, गवर्नमेंट बॉन्ड और सिक्योरिटीज क्या होता है मैंने अभी पहले भी बताया था। अच्छा चलो एक चीज सिंपल सी टर्म याद रखो। मान लो मेरी एक कंपनी है, राइट? मैं वो कंपनी के लिए ना मुझे फंड रेज करना है। मेरी कुछ 10 मशीन्स लगनी है जिनकी वैल्यू है 10 करोड़। तो मेरे पास इतना फंड नहीं है कि मैं 10 करोड़ एकदम से इन्वेस्ट कर पाऊं अपने बिजनेस के अंदर। तो मेरे को ना एक अथॉरिटी है, मैं क्या कर सकती हूँ कि ये 10 करोड़ मैं पब्लिक से रेज कर सकती हूँ। पब्लिक से कैसे रेज कर सकती हूँ? मैं पब्लिक को अपनी कंपनी के शेयर्स बेचूंगी, शेयर्स इश्यू करूंगी, और उस पब्लिक से मैं 10 करोड़ रुपया रेज कर लूंगी। 10 करोड़ रेज करने से क्या होगा? मेरे पास कैपिटल आ जाएगी, ऑथराइज्ड कैपिटल आ जाएगी 10 करोड़।
और इन रिटर्न मुझे पब्लिक को क्या देना पड़ेगा? पब्लिक कोई बेवकूफ तो है नहीं जो मुझे इतना पैसा देगी। पब्लिक को पैसा मुझे क्यों दे रही है बच्चों? क्योंकि मैं उस 10 करोड़ रुपए के ऊपर उन्हें क्या करूंगी, कुछ रिटर्न प्रोवाइड करूंगी। जिसने जितने जितने पैसे दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग मैं उसे रिटर्न प्रोवाइड करूंगी। अब वो पैसा किसी भी फॉर्म में नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं, शेयर्स देते हैं। शेयर्स मतलब इट्स अ काइंड ऑफ सर्टिफिकेट। हमने एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया, एक डॉक्यूमेंट इशू कर दिया पब्लिक को, जिसने जितने जितने शेयर्स मेरी कंपनी के खरीदे हो। तो अकॉर्डिंगली मेरे पास 10 करोड़ आ जाएगा। कुछ टाइम पीरियड बाद जब मैं पब्लिक को पैसा वापस करूंगी तो वो पैसे में उनको क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। तो मेरा भी फायदा हो गया कि मैंने 10 करोड़ इजीली रेस कर लिया पब्लिक से, और पब्लिक को क्या मिला, उसे रिटर्न्स मिले। तो जो सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा ना मेरी कंपनी के थ्रू, जो डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा कि मान लो इशिका ने मेरी कंपनी के 20,000 शेयर्स परचेज किया, तो दैट इज कॉल्ड शेयर्स। समझ आया इशिका? दैट इज कॉल्ड बॉन्ड। मैम मतलब कि जब आपने 10 करोड़ पब्लिक से मतलब ले लिए थे और उसके बाद कैपिटल परचेज किया था, मशीनरी वगैरह, तो उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो मतलब डिवाइड होगा? वो डिपेंड करता है कि मैं पब्लिक के अंदर कितना डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। मतलब मशीन्स तो मैंने लगा ली, अब उस मशीन से मेरी प्रोडक्शन ज्यादा हुई, तो ऑब्वियसली जब कोई भी कंपनी, अगर मैं कंपनी हूं, मैं पे करूंगी पब्लिक को, तो आउट ऑफ द प्रॉफिट ही पे करूंगी। जो रिटर्न्स है, एक तो उनका पैसा देना है, प्लस मुझे उनको कुछ एक्स्ट्रा भी देना है, बिकॉज उन्होंने अपनी मनी इन्वेस्ट की थी मेरी कंपनी के अंदर। क्लियर? यस। तो जिस फॉर्म में उन्होंने इन्वेस्ट की है ना, उसे हम बोलते हैं सिक्योरिटीज या फिर बॉन्ड्स या फिर शेयर्स। समझ आया? यस मैम। क्लियर है बच्चों? चले आगे। सेकेंड is sale of second hand goods. अब स्पर्श के पास एक एक्टिवा था जिसको स्पर्श ने बाय किया था 60,000 पे। ठीक है, न्यू था जो उसने 60,000 पे लिया। स्पर्श ने क्या किया, ये एक्टिवा उसने सेल कर दिया रिया को। कितने में? मान लो 40,000 में। तो रिया के लिए क्या हुआ बच्चों? वो सेकेंड हैंड गुड हुआ ना। अब तुम ये नहीं करोगे कि 60,000 ये प्लस किया और 40,000 ये प्लस किया। तो ऐसे तो एक्टिवा की जो कॉस्ट है, जो वैल्यू है, वो इकोनॉमी के अंदर कितनी होगी? 1 लाख, विच इज रॉन्ग, इट इज डबल काउंटिंग। तो इसीलिए हम लोग जो सेकेंड हैंड गुड्स की सेल की जाती है उसे कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। समझ आया? ओके मैम मतलब कि एक सिंगल प्रोडक्ट का एक्सचेंज हो रहा है ना? हाँ, तो यहाँ पे हम लोग काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए जितने भी गुड्स जो कि दोबारा बेचे जाते हैं उनकी वैल्यू इंक्लूड नहीं की जाती। हाँ, लेकिन अगर इस पे बेस तुमने किसी को कमीशन पे की है या ब्रोकरेज पे की है तो वो इंक्लूड की जाएगी। अब स्पर्श कहता है मेरा एक्टिवा बिक ही नहीं रहा। स्पर्श ने क्या किया, एक पर्सन को हायर किया, सुमित को उसने हायर किया, और सुमित को उसने 2,000 रुपीज कमीशन पे किया, मींस ब्रोकरेज अमाउंट पे की कि मेरा एक्टिवा सेल कर दो सुमित और मैं तुम्हें पैसे पे करूंगा। तो ये 2,000 इंक्लूड होंगे, लेकिन सेकेंड हैंड गुड की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी नेशनल इनकम में। इज इट क्लियर? यस मैम। बाकी सबको समझ आ गया? Who is not present in the Yes, class? ma'am. Yes, ma'am. One student is missing in the class. ठीक है।
राइट। तो सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स कभी भी इंक्लूड नहीं होता, लेकिन उस पे बेस्ड अगर कोई भी कमीशन और ब्रोकरेज है तो उसकी वैल्यू हम लोग इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट वी हैव नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस। नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस, नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? जिन ट्रांजैक्शंस को मार्केट में बेचने के लिए कभी लाया ही नहीं गया, जैसे हम लोग किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हमें सर्विसेज मिल रही हैं, हाउस वाइफ की सर्विस, तो ये सारी क्या है? नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस है, बिकॉज इनके लिए कोई भी रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, ये सारी चीजें मार्केट में कभी आई नहीं है, तो इनकी जो वैल्यू है उसे भी हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है पॉइंट? मैम वापस बताना एक बारी। दोबारा बताती हूँ बेटा। नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस क्या है बच्चे? जितनी भी, जैसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन वो मार्केट में कभी भी नहीं आए, मार्केट में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मार्केट प्राइस नहीं है, तो इस टाइप की ट्रांजैक्शंस को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे हमारी किचन गार्डनिंग है, अभी तुम क्या कर रहे हो? घर में टमाटर उगा रहे हो और उसे ही अपनी वेजिटेबल, उसमें अपनी सब्जी में यूज कर रहे हो, सो वो टमाटर की वैल्यू हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कोई मार्केट प्राइस नहीं है जो हमने कभी कैलकुलेट किया है या फिर मेजर किया। अब मैंने पहले भी बताया था कि जो मदर की सर्विस होती है, जो घर पे आप लोग कोई की मम्मा आप लोगों के लिए इतना काम करती हैं, तो वो भी क्या है? वो नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, तो वो इंक्लूड नहीं हो। अब एक सिंपल सी टर्म है कि मैं आप लोगों को टीच कर रही हूँ, आई एम गेटिंग सैलरी, सो दिस सर्विस इज गेटिंग सैलरी, राइट? तो यहाँ पे तो मुझे वैल्यू मिल रही है, बट इफ आई एम टीचिंग माय सन एट होम, वो क्या है? मेरी खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए, तो दैट इज नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन, उसकी वैल्यू कहीं पे भी इंक्लूड नहीं होगी। क्लियर बेटा? मैम यस मतलब कि जब तक हम अपने यूज के लिए सब्जियां उगा रहे हैं अपने गार्डन में, तब तक वो नहीं है। अगर हम उनको सेल करने के लिए करें तो हाँ, तो वो अगर वो एक रेगुलेटेड मार्केट में आ जाती है, मान लो तुम्हारी वेजिटेबल्स जो है, जैसे तुम अगर एक गार्डन में उगा रही हो तो मैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल सेल कर नाउ, अब वो क्या हुआ? एक रेगुलेटेड मार्केट के अंदर आ गई, तो मार्केट में उसका प्राइस आ गया ना बेटा, उसकी वैल्यू आ गई, तो वो इंक्लूड की जाएगी, ठीक है? यस मैम। ओके, देन सॉरी, नेक्स्ट इज इलीगल एक्टिविटीज। मैंने तुम्हें बताया था जैसे भी ब्लैक मनी हम लोगों को मिलेगी, स्पर्श क्या करता है? स्मगलिंग कर रहा है। अब स्पर्श कहेगा मैम फिर से मेरा नाम ले लिया आपने, तो स्पर्श की स्मगलिंग की इनकम जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी? नो मैम। नो मैम। क्यों? पैसा नहीं कमा रहा हूँ। मान ले साची, स्पर्श ने तुझे राखी पे गिफ्ट किया एक डायमंड नेकलेस, हाँ, और वो भी तो उसी पैसे में से था, अब कहेगी इसकी इनकम को इंक्लूड करना है कि नहीं करना? नो मैम करते नहीं। डायमंड नेकलेस दिया तुझे उसने, इसे इंक्लूड नहीं करना। हु इज दिस? देवांश। तो मतलब जितनी भी इनकम्स अर्न फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, तो वो अभी भी जो भी ब्लैक मनी है उसे हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, राइट? लास्ट इज लेजर। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लेजर? पता है ना सबको? सो दिस इज द टाइम स्पेंड बाय एनी पर्सन। मान लो अगर कोई पर्सन अपने फ्री टाइम में अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए अपना फ्री टाइम उस वर्क पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। सिंपल सी टर्म्स में समझाती हूँ, सुनो। सी आई एम ए टीचर, तो मुझे अपडेशंस होनी बहुत जरूरी है।
अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उसकी अपडेशन होनी मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो मैं क्या करती हूँ, अपने फ्री टाइम में जितना भी लेटेस्ट सिलेबस होता है, लेटेस्ट टर्म्स होती हैं जो कि चेंज हो रही होती है, ठीक है, जैसे अकाउंट्स में कुछ चेंज हो रहा है, इकोनॉमिक्स में कुछ चेंज हो रहा है, मैं अपना फ्री टाइम भी ना अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने में, अपनी नॉलेज को एनहांस करने में लगा देती हूँ। तो वो टाइम मैंने एक्चुअली दिया किसको, अपनी स्टडीज को दिया ना, बट दैट वाज माय लेजर टाइम। तो उसकी जो वैल्यू है उसे मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तुम लोगों को तो वो चीज समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो अपना खुद का जो फ्री टाइम है वो भी मैं क्या कर रही हूँ, बुक्स में लगा रही हूँ, ताकि मेरी एनहांसमेंट हो सके, मेरी एफिशिएंसी रेज हो सके। तो वो टाइम भी हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, समझ आया? इज इट क्लियर? यस मैम। वापस बताना एक बारी। वापस बताऊं? यस साथ मैंने अभी एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया था। मान लो मेरे पास फ्री टाइम होता है, तुम लोगों की क्लासेस के बाद मेरे पास अगर फ्री टाइम होता है कुछ, तो मैं क्या करती हूँ, उन्हें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, मींस अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, दैट व्हाट आई एम टीचिंग, उससे रिलेटेड जितने भी मेरी अपडेशंस होती है, कभी कोई ट्रांजैक्शन में चेंज आ रहा है, कभी किसी ईयर में चेंज आ रहा है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है जो मुझे अपडेट करती है मेरे सब्जेक्ट से, तो मैं वो टाइम उस पर स्पेंड करती हूँ, ठीक है। चाहती मैं घूम फिर सकती थी, कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ और शॉपिंग कर सकती हूँ, बट मैंने वो टाइम क्या किया, अपनी एफिशिएंसी को रेज करने के लिए वो टाइम मैंने वहां लगा दिया। तो इससे क्या होता है, मैंने काम किया अपने लिए, तो मैंने काम किया है, यहाँ पे मैंने अपनी एफिशिएंसी को रेज किया है, लेकिन तुम लोगों के लिए वो वर्क नहीं है। तो अल्टीमेटली वो जो लेजर पीरियड है उसे हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। तो जितना भी आपका लेजर टाइम है आप उसे जहां मर्जी लगाओ, चाहे आप उसे अपने वर्क से रिलेटेड, मान ले किसी को फ्री टाइम मिला हुआ है कि नहीं जी छुट्टियां मिली हुई हैं आपको काम से, वो पर्सन क्या कर रहा है, फिर भी घर पे बैठा काम कर रहा है कि मुझे आगे के लिए प्रॉब्लम ना आए, तो उसको तो वो लेजर टाइम था, वो काम जो उसने किया है ना वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा उसके अंदर, बिकॉज दैट वाज हिज लेजर टाइम। मैम मतलब अगर कोई बंदा ओवर टाइम कर रहा है, ओवर टाइम इज समथिंग डिफरेंट। ओके, क्योंकि उसका तो पे उसको मिलता है वैसे ना। हाँ, ओवर टाइम का तो पे मिलता है बेटा, आप ऑफिस में बैठे हो, आप काम कर रहे हो, सब कुछ है, मींस एक पूरा प्रोफेशनल लेवल पे सारा काम चल रहा है, एक एनवायरनमेंट है। बट अगर हम उसे फ्री टाइम दे रहे हैं कि भाई तेरी छुट्टियां है 5-6 दिन की, ठीक है, आराम से एंजॉय कर, कोई काम नहीं है, बट स्टिल वो क्या कर रहा है, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए या अपना वर्कलोड कम करने के लिए काम करी जा रहा है, या फिर अपने काम से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनको सेटल कर रहा है, तो वो टाइम पीरियड उसका लेजर टाइम पीरियड था, वो एक्टिविटी को हम लोग नेशनल इनकम में रिकॉर्ड नहीं करते। यस मैम, एक तरह से इसमें ये भी कह सकते हैं कि फिर वो डबल काउंटिंग वाला भी इसमें हाँ, वो डबल काउंटिंग हो जाएगी, एग्जैक्टली, कि हमने तो उसे लेजर टाइम पीरियड दिया था बट ही इज स्टिल डूइंग वर्क, तो वो क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। उसे अवॉइड करने के लिए हम लोग ये लेजर टाइम पीरियड निकाल देते हैं बिल्कुल, कि इसे नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। जो आपके वर्किंग आवर्स है हम सिर्फ उन्हें इंक्लूड कर रहे हैं, लेजर टाइम पीरियड विल नॉट बी इंक्लूडेड। क्लियर बच्चों? यस मैम। यस मैम। ये कुछ मेजर चेंजेस थे, मींस मेजर आइटम्स थी जो कि नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। इससे रिलेटेड अभी और भी टर्म्स हैं, मतलब काफी रीजनिंग वाले पॉइंट्स हैं, डिस्कस करूंगी मैं क्लास के अंदर, बट मेजरली हमारा चैप्टर जो है वो पूरा कवर हो चुका है। अच्छा, अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बताया नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, क्या बोलते हैं उसे, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस को रियल इनकम। रियल इनकम, और करंट प्राइसेस को नॉमिनल। नॉमिनल। नाउ द क्वेश्चन इज व्हिच इनकम इज बेटर? रियल इनकम और नॉमिनल इनकम, बताओ कौन सी इनकम बेटर है, रियल इनकम बेटर है या फिर नॉमिनल इनकम बेटर है? मैम इन टर्म्स ऑफ, In terms of what? We have measured it at prices now. Real income means it is at constant prices and nominal income is it is at current prices. तो हम लोग अगर ये बोले कि इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए which income is better, real income or nominal income?
इकोनॉमिक नॉमिनल नॉमिनल नॉमिनल, हु सेड नॉमिनल? गीता? मैम इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए जैसे कि रियल इनकम एक वो है ना कांस्टेंट है, तो जो रियल इनकम जो हमने पहले की मतलब पहले वाले ईयर में जो भी कैलकुलेटेड थी तो हम उससे कंपेयर कर सकते हैं ना अपना नॉमिनल इनकम से, तभी ग्रोथ का पता लगेगा। तो फिर कौन सी बेटर है इशिका? मैम फिर तो रियल इनकम ही बेटर है, क्योंकि उसी के हिसाब से कंपेयर करके हमें अपनी नॉमिनल इनकम को करना है ना कंट्रोल। और कुछ? चलो फटाफट से टॉपिक कवर करते हैं, बिकॉज अभी इसी आईडी पे एक और क्लास है। Who led the class? One person. I don't know who is. Okay, बच्चों. So, real income is better than nominal income. Why? रियल इनकम कहते हैं, रियल इनकम ना बेसिकली डिपेक्ट करती है क्या, जो ट्रू पिक्चर होती है इकोनॉमी की। तो जितने भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जो फिजिकल आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है, तो रियल इनकम प्रेजेंट करती है उसकी रियल वैल्यू। करंट प्राइसेस पे जो मेजरमेंट होती है ना, वो फ्लक्चुएशन के साथ होती है। मैंने बताया था ना तुम्हें, करंट प्राइसेस मतलब जहाँ पे फ्लक्चुएशंस हो रही है, लेकिन बेस ईयर जब आप लोग कंसिडर करते हो तो वहां पे फ्लक्चुएशंस नहीं हो रही होती। अब ये फ्लक्चुएशंस की वजह से हमें रियल इनकम कंपैरिजन प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये फ्लक्चुएशंस जो होती हैं इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। बट अगर आप कांस्टेंट प्राइसेस पे इनकम को मेजर करते हो तो आप कंपेयर कर सकते हो। एक ईयर, जैसे इशिका ने कहा था, एक ईयर की इनकम को दूसरे ईयर की इनकम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली कंपेयर कर सकते हैं, प्राइसेस को भी कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज कि रियल इनकम जो है वो हमें हेल्प करती है, जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे कंपैरिजंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के, वो कंपैरिजंस किन बेसिस पे होते हैं, रियल इनकम के बेसिस पे होते हैं, नॉमिनल इनकम के बेसिस पे नहीं होते। तो इन ऑल नॉमिनल इनकम जो है वो बेटर ट्रीट नहीं की जाती, रियल इनकम जो है वो हमेशा बेटर मानी जाती है अगेंस्ट योर नॉमिनल इनकम। पॉइंट्स लिख देती हूँ, एक बार स्टडी कर लेना। Real income represents the true picture of physical output. Real income helps in comparison of year to year. बच्चों 2 पॉइंट नोट करना, फिर आगे लिखती हूँ, नीचे लिखना टफ हो रहा है थोड़ा। लिख लिया? कर लिया बच्चों नोट? Ma'am, please can you dictate the second point? क्या कह रहे हो बेटा? Ma'am, please dictate this second point. Okay. It's not. Real income helps in comparison of year to year changes of output लिख लिया बच्चों? Yes, ma'am. Third point is real income eliminates the effect of change in prices, क्योंकि रियल इनकम बेस ईयर पे बेस होती है, और बेस ईयर मतलब इट इज फ्री ईयर। फ्री ईयर मींस इट इज फ्री फ्रॉम
fluctuations of change in prices, right? Real income helps in comparison of international economic transactions with different countries. राइट, ठीक है। इस इन्हीं 4 रीजंस की वजह से रियल इनकम को हम लोग बेटर मानते हैं देन नॉमिनल। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. ओके, एक नेक्स्ट टर्म थी जीडीपी डिफ्लेटर। व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी डिफ्लेटर? कर लिया नोट ये? प्राइस इंडेक्स। अच्छा, प्राइस इंडेक्स, क्या दैट इज अनदर नेम फॉर जीडीपी डिफ्लेटर। नोट कर लिया ये? कर लिया, मैंने इरेज कर दिया। जिसने नहीं किया बता देना, मैं डिक्टेट कर देती हूँ। 4th point। डिक्टेट करना है इशिका को 4th पॉइंट। Real income helps in comparison of international economic transactions with different countries. लिख लिया इशिका? Yes, ma'am. Thank you, Riya. No problem. Next is GDP deflator, which is also called as price index. बच्चों ये क्या करता है? मैंने बताया था जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, प्राइस इंडेक्स। अब प्राइस इंडेक्स करता क्या है? जितने भी प्राइसेस के अंदर चेंज आते हैं उसके इफेक्ट को एलिमिनेट करता है। मतलब जो फ्लक्चुएशंस आती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से, उनके इफेक्ट को क्या करता है? एलिमिनेट करता है। So that is why GDP deflator is also called as price index. So what is GDP deflator? अगर तुम्हें 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, define GDP deflator, then it is a price index. It eliminates the effect of change in prices and also represents true change in physical output, right? This is GDP deflator. Done? हो गया बच्चों? Yes, ma'am. अब बस एक ना जीडीपी डिफ्लेटर के एज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर लिमिटेशंस रहेगी इस चैप्टर में। बाकी सब कुछ हो गया, वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, प्लस मनी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. बाय बच्चों। अभी एक Thank और क्लास है ना। you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Take care, bye.